कितना टाइम हो रहा है? 59। हाँ फिर तो स्टार्ट ना। हिंग डालो हीट इंजन। हीट इंजन क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि हीट इंजन का मॉडिफिकेशन है कार्नाट इंजन। ठीक है, हीट इंजन का ही अपडेटेड वर्जन है कार्नाट इंजन। और वास्तविकता में कार्नाट इंजन नाम का कोई इंजन होता नहीं है। इज़ अ हाइपोथेटिकल मॉडल जिसमें कहा जाता है भैया हीट का कोई लॉस नहीं है। और हीट इंजन जो है वो प्रैक्टिकल इंजन है जिनमें हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, सिंगल स्टॉक इंजन जो भी है। तो इसलिए पड़ रहा है कि हो सकता है कल को टेस्ला भैया एक ऐसी गाड़ी बना दें देयर इज़ अ नो लॉस ऑफ हीट इन। तो एक थ्योरी बननी चाहिए। तो दो डिवाइसेस आपको पढ़ना है। आप जब 12th में जाओगे तो आपको बहुत सारी डिवाइसेस पढ़ने हैं। 11th में ज़्यादा डिवाइस नहीं पढ़नी है, अच्छी बात है। तो इस तरह से इसको डिवाइस फॉर्म में पढ़ना है। इसमें एक ग्राफ है कार्नोट इंजन में, जो साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ है, डियाबेटिक और आइसोथर्मल का ये वाला। हाँ, इस ग्राफ को समझना है और कार्नोट इंजन कैसे काम करता है। हेड डालो हीट इंजन, डालो हीट इंजन। थोड़ा लिखवाऊंगा, थोड़ा याद होता है हम लोग को। हीट इंजन स्पेलिंग क्या होता है इंजन का? हाँ, बुक में है, बिल्कुल है, एसएलओराम में भी है, बट इसको लिखवाया जाएगा, लिख के याद होगा ये हीट इंजन। इसको इस मॉडल में पढ़ना हम लोग, हीट इंजन। बस काम मॉडल अगर हम बात करें तो इसका जो मेन मॉडल ये है कि अगर मेरे पास एक इस तरह से अरेंजमेंट है पिस्टन और गैस का, तो इस गैसेस सिस्टम में हम हीट प्रोवाइड करेंगे। और ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से मान लीजिए कुछ भी लगा देते हैं, पंखा वंखा लगा देते हैं, तो वो कैसे काम करेगा, या कोई भी पुश बटन लगा देते हैं तो वर्क में कैसे कन्वर्ट होगा। तो हीट इंजन का क्या काम है? टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, है ना, कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जितना हीट दोगे सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। जो आप प्राइमरी हीट दिए रहोगे, मान लो आप प्राइमरी हीट है डेल्टा सॉरी क्यू, समझ रहे हैं मेरी बात, वो यूज़ होगा वर्क डन करने में, और कुछ हीट लॉस हो जाएगा सिस्टम से। बात समझना, जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा यूटिलाइज नहीं होगा। जितना हीट आप दोगे वो सारा यूटिलाइज नहीं होगा वर्क डन करने में। सर आज तो क्लास में नहीं, आज नहीं है। कुछ होगा आपका वर्क डन यूज करने में, और कुछ हो जाएगा आपका किसमें? टू लॉस ऑफ हीट में। किसमें? लॉस ऑफ हीट में। तो लिखिए हीट इंजन इज अ डिवाइस, हीट इंजन इज अ डिवाइस। तो जैसा मैं आज पढ़ा रहा हूँ, अगर समय होता तो मैं ऐसे ही पढ़ाता है, ये कह रहा दिखाना चाह रहा हूँ मैं। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। सन चल रहा है। Heat engine is a device which convert heat into work continuously through a cyclic process. Through a cyclic process. हीट इंजन के बेसिक हीट इंजन के वो देखा जाए तीन पार्ट होते हैं। एक आपका होगा सोर्स ऑफ हीट, उसके बाद यहाँ पे होगा वर्क डन, और जो अमाउंट ऑफ हीट बचेगा वो जाके स्टोर होगा जहाँ पर सिंक। इसका सरल आपको बताऊं, चलती हुई जब कार आती है कहीं से ट्रैवल करके, उसका बोनट छूना, क्या होगा? गर्म। तो वो हीट लॉस हुआ है। क्या हुआ है? तो वो जो हीट लॉस हो रहा है वो सिंक में आया। क्या आया? सिंक में। बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल से कुछ हीट बनी होगी, वो आया सोर्स में। किसमें? सोर्स में। वो फ्यूल यूज हुआ होगा पिस्टन को, आगे मुझे जो भी है टायर को, तो वो आपका वर्क में गया। किसमें गया? वर्क में गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे सोर्स का अमाउंट ऑफ हीट Q1, बचा हुआ Q2। Q2 हमेशा छोटा होगा Q1 से, सिंपल सी बात है। तो W आपका आ जाएगा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो लिखिए मेन पार्ट ऑफ हीट इंजन, मेन पार्ट ऑफ अ हीट इंजन, मेन पार्ट ऑफ हीट इंजन। पहला पार्ट लिखेगा सोर्स, पहला पार्ट लिखेगा सोर्स में लिखेगा इट इज अ रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है बताओ? किसी चीज को स्टोर करना है ना, वाटर का रिजर्वायर होता है, यहाँ पे हीट का रिजर्वायर है। इट इज अ रिजर्वायर
स्पेलिंग रिजर्वायर का RESERVOIR. It is a reservoir of heat at high temperature T1, at high temperature T1 and infinite thermal capacity full stop. देवी का आया था मैथ क्लास में, फिर चला गया आधे घंटे में ब्रेक में। मैंने बना किया था जाने के लिए, पता है सबको। फुल स्टॉप। एनी अमाउंट ऑफ हीट, फुल स्टॉप, एनी अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि फिर घर से आने वाला आता है, जो ये बच्चे हैं ना सो कॉल्ड वाले, ये वापस नहीं आते, घर पे जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, रिकॉर्डिंग देखेंगे, कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट without changing its temperature, full stop. Second point, working substance. समझ आ रहा है ना? अब देखा, आराम से कोई भी चीज़ पढ़ो, कठिन से कठिन चीज़ पढ़ो, समझ आ जाएगा, बट देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ टाइम। सेकंड, वर्किंग सब्सटेंस किस पे काम करेगा? कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, ये सब तो होंगे जिससे हीट मिल सकता है। वर्किंग सब्सटेंस में आपका क्या आ जाएगा? स्टीम, पेट्रोल एक्सेट्रा, कोल, सारा का सारा। थर्ड, सिंक, थर्ड पार्ट में सिंक। सिंक में लिखिए, इट इज अ रिजर्वायर, इट इज रिजर्वायर। अभी मुझे पता बहाना भी याद होगा, अगर ये बच्चे 5:30 बजे आएंगे पता बोलेंगे सर आपने 5:30 बोला था, बहाना ही पता है। अगर आएंगे ना 5:30 बजे, क्योंकि एक टाइम 5:30 बजे का भी है उस पर ग्रुप पे, 5:30 का भी है। हाँ वो पहले डाला था मैंने, फिर चेंज करके 5 किया था। इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर and infinite thermal capacity, full stop. Any amount of heat can be given to, full stop, any amount of heat given, any amount of heat given, any amount of heat given नहीं लिखना था, any amount of heat can be given, ठीक है, वो उसमें can be ऐड कर देना, can be given to sink. अब देखिए, हर इंजन की एक एफिशिएंसी होती है कि वो कितना अच्छा काम करेगा। तो वर्क जितनी एफिशिएंसी को हम लोग लिखते हैं एफिशिएंसी, अब हैंड डालेंगे वर्किंग। कोई भी इंजन कितना अच्छा है उसको नापने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो रेशियो ऑफ वर्क डन, रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, अपॉन हीट इनपुट, इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। फॉर साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि सारा साइक्लिक प्रोसेस होगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है एक बार एक्सपेंशन होगा, एक बार कंप्रेशन होगा। अगर कोई पिस्टन है, एक्सपेंड हो रहा है तो आगे जाएगा, ठंडा होगा तो फिर वापस आएगा, तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज 0, हेंस सब रनिंग हैंड में लिखते चलो, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखना हो ब्लैक बोर्ड पे, डेल्टा डब्लू, सो वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। अब यहां से जो इफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा, देयरफॉर इफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन हीट इनपुट, थोड़ा जगह दे जाने को। अब हम इसको अलग अलग कर दे, डिवाइड कर दें, अगर एलसीएम के अलग अलग कर दे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन, इफिशिएंसी का और फॉर्मूला आ गई है। इफिशिएंसी की मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ हीट इंजन, ठीक है। हीट इंजन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम
जो हीट से वर्क में कन्वर्ट किया जाए, हम हीट प्रोवाइड बनाएं या दें और उससे वर्क हो जाए। सिंपल पिस्टन, हीट दिया, ये एक्सपेंड करेगा, यहाँ पे बैठ जाओ, तुम ऊपर चले जाओगे, लिफ्ट हो गया हीट इंजन। कोई चीज़ को ऊपर ले जाना है ना, फिर ठंडा होगा तो नीचे आ जाएगा वो, चूंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया जो कि वर्क डन में यूटिलाइज होगा, और कुछ लॉस होगा Q2, जो मैंने बोला कि गाड़ी चला के आई तो बोनट को छू तो गर्म होगी, लॉस होगा। किसी भी, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस हीट इंजन के 3 पार्ट होंगे, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। सोर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं किस पे, पेट्रोल और केरोसिन से बनाएंगे, जो बचेगा वो सिंक में स्टोर होगा। सिंपल सा डायग्राम ये वाला है, कुछ इस तरह से आपके बुक में भी बना हुआ है ये वाला, ठीक है। फिर हमने कहा वर्किंग पढ़ रहे हैं, किसी भी हीट इंजन को हमें जानना है कि वो कितना अच्छा है कितना खराब है, तो हम उसकी एफिशिएंसी से समझेंगे। एफिशिएंसी होती है कितना वर्क डन कर रहे हैं अपॉन इनपुट हीट, ये रेशियो होता है। वर्क डन अगर हम ध्यान से देखें तो वो क्या, डिफरेंस ऑफ हीट, यही तो है। हमने फॉर्मूला पुट किया तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, वर्क डन का। अब लिखिए, ये लिख लो रनिंग हैंड से। अब लिखो यहाँ से, द वर्किंग सब्सटेंस, the working substance absorb heat Q1, the working substance absorb heat Q1 the working substance absorb heat Q1 from the source, comma, the working substance absorb heat Q1 from the source, comma, does an amount of work W, does an amount of work W, comma, returns, आओ सर, रिटर्न द रिमेनिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि घर से जाके वापस आ गया ये, सोया नहीं, नींद नहीं आई इसको, क्योंकि जब ब्रेक मिलता है और ठंड में जब इंसान घर जाता है, कहीं मम्मी ने गलती से कुछ खाने को दे दिया और रजाई में बैठे, भाड़ में गई क्लास अब तो रहने दो, सो जाओ, ऐसा होता है ना, आ गया वो, दैट्स अप्रिसिएशन। द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स, कॉमा, डज एन अमाउंट ऑफ वर्क W, कॉमा, return the remaining amount, returns the remaining amount of heat, remaining amount of heat, remaining amount of heat, returning, क्या बोला मैंने, remaining amount of heat to the sink, to the sink, and comes back to, and come back to its original state, come back to its original state। मैं बताऊँ क्वेश्चन कैसा आएगा, भी बताता हूँ क्वेश्चन क्या आएगा। कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड देयर अकर नो चेंज, एंड देयर अकर नो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। पता क्या आएगा क्वेश्चन, 4 नंबर में या 5 नंबर में आएगा, एक्सप्लेन द वर्किंग मॉडल ऑफ हीट इंजन और कार्नोट इंजन, यही आएगा, वो दोनों में से के। अब हीट बता रहा हूँ, हीट इंजन हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि हीट इंजन का ही मॉडिफाइड वर्जन है कार्नोट इंजन। हीट इंजन वास्तविकता में होती है और कार्नोट इंजन वास्तविकता में नहीं होती है, वो बस एक हाइपोथेटिकल एक थ्योरी है कि ऐसा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अगर आप हीट प्रोवाइड करो और वर्क डन हो और हीट लॉस ना हो। कार्नोट थ्योरम कहता है कि कोई भी लॉस नहीं होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको, है ना, उस थ्योरम को पढ़ेंगे, उस डायग्राम को पढ़ेंगे, एफिशिएंसी डायग्राम, एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी बनाएंगे, ठीक है। अब इसका यूज़ जो है हम लोग, हीट इंजन का यूज़ जो है हम लोग रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, इन सब में भी यूज़ करते हैं, पक्की बात। अरे यार अब हेड डालो आप लोग, कार्नोट इंजन, CARNOT, कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन। कार्नोट डिज़ाइन, एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पढ़ा है, कार्नोट जो भी है वो एक साइंटिस्ट थे। कार्नोट डिज़ाइन लिखो, कार्नोट डिज़ाइन
Carnot design, Carnot engine, देखिएगा, Carnot design an ideal engine, Carnot design an ideal engine Carnot design an ideal engine which is free from all the defect Carnot design an ideal engine which is free from all the defect of a practical engine full stop. It cannot be realized in actual practice. अब इसको थोड़ा ना इससे ना पढ़ के हम लोग पढ़ते हैं अपनी पुस्तक से, वो ज़्यादा आसान होगा। अब पकड़ो, मेरे पास भी तो है, इसी से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं इसको, इस टॉपिक को। कंस्ट्रक्शन, आप देखिए आपकी बुक में कर्नाट इंजन का कंस्ट्रक्शन क्या है। एक सोर्स है T1, बुक दिख रहा है, फिगर नंबर जो भी है 20 के आसपास। ऊपर सिलेंडर है विद कंडक्टिंग बेस। उसके बाद वर्किंग सब्सटेंस में क्या हो सकता है, फ्यूल, कोई भी चीज़ जो हीट प्रोड्यूस करती है। इंसुलेटेड स्टैंड एंड सिंक 2, ये कुछ मॉडल है। इट इज़ एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन दैट ऑपरेट बिटवीन 2 टेम्परेचर, T1 दैट इज सोर्स, बुक में देखो, एंड T2 दैट इज सिंक। It was first conceived by the French engineer Sadi Carnot, सदी ये क्या पढ़ेंगे इसको, सादिया, SADI, in 1824, काफ़ी पुरानी बात है। It operates through the series of 2 isothermal and 2 adiabatic process called Carnot cycle. It is an theoretical heat engine with which the efficiency of practical engine is comprises. Construction has shown in figure, देखिए इसमें क्या क्या लगा है, सिलेंडर। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन पहला इसमें सिलेंडर, सेकंड सोर्स, तीसरा क्या है इसमें, सिंक, 4 वर्किंग सब्सटेंस, एंड 5th इंसुलेटिंग स्टैंड। हीट इंजन में केवल 3 पार्ट था, है ना। हीट इंजन में आपका सोर्स था, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक, इसमें 5 पार्ट आ गया। सिलेंडर, सोर्स, सिंक, देखिए क्या क्या है, ये पूरा पढ़ लीजिए फटाक से। सिलेंडर, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द इंजन, has conducting base and insulating wall. It is fitted with insulating and frictionless piston. Source, it is the heat reservoir at a high temperature T1 from which engine draw heat. It is supposed that source has an infinite thermal capacity and so any amount of heat can be drawn from without changing its temperature. Sink क्या है, निहारिका पढ़ो। कहाँ पे? It is a heat reservoir at lower temperature T2 to which any amount of heat can be rejected by the engine. It has also infinite thermal capacity and so any amount of heat can be added to it without changing its temperature. सिंक में क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा हीट बचेगी वो क्या होगी, स्टोर होगी, सोर्स प्रोवाइड करेगा। और सिंक में क्या होगा, जो लॉस ऑफ हीट है वो उसमें जाके एब्जॉर्ब होगी। वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी ले सकते हैं। इंसुलेटिंग
stand. When the base of cylinder is attached to insulating stand, the working substance get isolated from the surrounding. अब आपको समझना पूरा है ये डायग्राम जिसमें बना है करनॉट साइकिल। क्या बना है इसमें देखोगे, अगर आप पीवी ग्राफ बना है तो इस ए से लेके बी तक आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्या है आइसोथर्मल, इसमें जो गैस लेंगे वो आइडियल गैस लेंगे। बी से सी तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। सी से लेके डी तक आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और सी से डी से लेके ए तक एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है इसमें। पहला वर्क डन होगा आपका Q1 हीट जाएगा जिसमें nRT log V2 अपॉन V1 आएगा। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं पहले वर्क डन में, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन का log V2 अपॉन V1। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा आपका nRT डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन गामा माइनस 1 एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये भी हम लोग कर चुके हैं, जो 4 प्रोसेस जब पढ़े थे उसमें ये डेरिवेशन वर्क डन अंडर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबैटिक ये सब। अब इसमें जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा इसमें वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का होगा। सारा पढ़ो एक से लेके 4 स्टेप तक, फटाफट पढ़ो। जो टोटल वर्क डन होगा 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, उनका एडिशन होगा। तो नेट जो एरिया आएगा वो एरिया आएगा जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है, दैट इज ए बी सी डी ए। पढ़ो पढ़ो तभी समझ आएगा। चलो तुम ही पढ़ो रिया, पढ़ो स्टेप 1 से। हाँ पहला स्टेप तुम पढ़ो, 4 लोग से पढ़वा देंगे स्टेप 1, तभी तुम लोग ध्यान दोगे। The gas is allowed to expand by a slow outward motion of the piston. The temperature of the gas falls. As the gas absorbs the required amount of the heat from the source, it expands isothermally. If Q1 heat is absorbed from the source and W1 work is done by the gas in isothermal expansion, which takes its state from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 T1, then W1 is equals to Q1 is equals to nR T1 in V2 upon V1 is equals to area ABM KA. स्टेप 2 देविक पढ़ो। ये जो वर्क डन है अगर नहीं किसी को समझ आया है तो अभी तो रट लो। ये जो 4 प्रोसेस है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कल की क्लास में कि कहाँ से आया है। सेकंड एडियाबैटिक प्रोसेस तुम पढ़ो। Gas is now placed on the insulating stand and allowed to expand slowly till its temperature falls to P2. If W2 work is done by the gas in the adiabatic expansion, which takes its state from P2 V2 T1 to P3 V3 T2, then W2 is equal to nR T1 minus T2 upon गामा माइनस 1। गामा क्या है CP बाई CV। CP by CV. हाँ CP बाई CV and it is the ratio of specific heat at constant pressure upon specific heat at constant volume. Okay, step 3 isothermal process तुम पढ़ोगे, क्या नाम है Sivan। step 3 isothermal process। The gas is now placed in thermal contact with the sink at temperature T2. The gas is slowly compressed so that as heat is produced, it easily flows to the sink. The temperature of the gas remains constant at T2. If the Q2 heat is released by the gas to the sink and W3 work is done on the gas by surroundings in the isothermal compression, which takes its states from P3 V3 T2 to P4 V4 T2, then W3 is equal to Q2 which is equal to nR T2 IN V3। हाँ लॉग है, लॉग V3 अपॉन उस, क्योंकि हर वेरिएबल चेंज हो रहा है ना, P1 V1 T1 हर जगह का वेरिएबल अलग होगा, P2 V2 T2 P3 V3 T3 उस हिसाब से। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन मैं पढ़ देता हूँ। स्टेप 4 द सिलेंडर इज अगेन प्लेस ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड। द गैस इज फर्दर कंप्रेस स्लोली टिल इट रिटर्न टू इट्स इनिशियल क्या हो गया, डंबल वंबल ज़्यादा उठा लिए थे हैं, नसोस तो नहीं खींच गई है। जिम जरूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। अरे सही में ज़रूरी है, मजाक नहीं रियलिटी बोला, मैं नहीं कर पाता हूँ अलग बात है क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास। द सिलेंडर इज गिवन प्लेस ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। द गैस इज फर्दर कंप्रेस स्लोली टिल इट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट दैट इज P1 V1 and T1. So if W4 is the work done in adiabatic compression from P4 V4 T4 to P1 V1 T1, then work done W4 is
W4 इज, आपको ये सारा याद रखना है, जब आपको लिखने को आएगा तो आपको सारे ऐसे प्रोसेस लिखने पड़ेंगे। हो सकता है आप ये वर्डिंग ना लिखो, बट ये वर्क डन का जो इक्वेशन है वो जरूर लिखना आप, ठीक है, और सारे जो एरिया आएंगे। अब जो नेट वर्क डन होगा साइक्लिक प्रोसेस में, तो एक होगा W1 प्लस W2, ठीक है, वर्क टोटल वर्क डन बाय द गैस इन स्टेप 1 टू स्टेप 2, और एक में होगा रिवर्स वाला, कंप्रेशन वाला, और उसमें W3 प्लस W4। तो जो नेट वर्क होगा एक साइक्लिक के लिए और एक जो भी है क्लोजिंग साइकिल पे, तो इसका डिफरेंस ऑफ वर्क W1 प्लस W2 माइनस W3 प्लस W4। लेकिन यहां पर ये दिया है कि W2 और W4, वेयर इज W2, W2 वर्क डन है आपका B से C, है ना, और W4 है आपका D टू A। ये दोनों ही इक्वल होंगे। क्या एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्क डन सेम होता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन में और एक्सपेंशन में वर्क डन सेम होता है? पूछ रहा हूं मैं। एडियाबैटिक में ये तो कह रहा सेम होता है, ये तो कह रहा सेम होता है। क्यों सेम होता है? नहीं, क्यों सेम होता है आप ये देखो ध्यान से। जब हम वर्क डन निकाल लेते पहले, तो जो भी हमने कहा था जिसमें आपका प्रेशर पे परपेंडिकुलर जा रहा है इस तरह से, उस केस में क्या जीरो हो रहा था ना, कुछ चेंजेस, तो हम वर्क डन सेम रख रहे थे। नहीं होता तो रटना पड़ेगा, वैसे होता होगा, एक बार देख लो पुराना प्रोसेस, है ना, कि दोनों में, चलो अच्छा वेरिएबल वाइज देख लेते हैं। W2 और W4 देखो दोनों की वैल्यू सेम है। यहां से देख लो, ये देखो ये रहा W2 की वैल्यू और ये W4 की वैल्यू, दोनों में क्या चेंजेस है? मैथमेटिकली दोनों सेम है, ठीक है, W2 और W4 मैथमेटिकली सेम। हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, वो तो T2 कर दो ना, आप तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो नेट वर्क डन मिला वो मिला W1 माइनस W2 तो गया ना, 2 और 4, हाँ, तो बच वो कट जाएंगे आपस में, तो केवल बचेगा W1 माइनस W3, दैट इज Q1 माइनस Q2। एरिया वाइज आपको मिलेगा ABCD, मतलब जो साइकिल बन रहा है उसी का एरिया में हमें चाहिए भी किसका वर्क डन, केवल उस साइक्लिक प्रोसेस का ही चाहिए जो ऐसे बना हुआ है, इसी का केवल एरिया हमें चाहिए। ये आपका आ जाएगा वर्क डन बाय इन कर्नाट इंजन। आपको समझाना अगर होगा तो ये पूरा चारों स्टेप लिखना पड़ेगा। अब एफिशिएंसी क्या होती है? थोड़ी देर पहले हमने देखा था, एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन इनपुट हीट, यही होती है ना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन इनपुट हीट। सेम इसमें भी देखते हैं अब, है ना। सो एफिशिएंसी ऑफ कर्नाट इंजन, तो एफिशिएंसी होता है आपका वर्क डन अपॉन Q1। Q1 यहाँ पर इनपुट हीट है, Q2 आपका है जो हीट सिंक में स्टोर हो रहा है रिजर्वायर में, ठीक है। वर्क डन क्या है? डिफरेंस ऑफ हीट, डिफरेंस ऑफ हीट, आपने जितना दिया और जितना लॉस हो गया उसका जो बच जाएगा हीट, वही वर्क डन में क्या होगा? कन्वर्ट होगा अपॉन Q1। तो रेशियो हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब Q2 की वैल्यू कहां से लिखोगे? W2 से उठाओ, कहां से लिखेंगे हम लोग Q2 की वैल्यू? Q2 कहाँ है? Q2 तो इसमें नहीं, हमें नहीं रुक जाओ बताता हूँ मैं, नहीं यहाँ से नहीं बताओ। Q2 जो है आपका nRT2 log वो W3 के उसी उसके रिस्पेक्ट में है ये Q2, है ना, ये उठाएंगे, ये रहेगा Q2, और आपका रखना है क्या? Q1 किसके बराबर है? ये वाला। इसको अभी हम लाकर इफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में यहाँ रखेंगे, तो जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस nRT2 log V3 स्लैश V4 अपॉन nRT1 log V2 स्लैश V1। अब कुछ यहाँ पे और सिंप्लीफाई क्या करेंगे? स्टेप 2 इन एडियाबैटिक प्रोसेस, कुछ रिलेशन होता है एडियाबैटिक में T1 V का, कुछ एडियाबैटिक में जाओ, ये कुछ ऐसा रिलेशन हमने पढ़ा है एडियाबैटिक प्रोसेस में, T1 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1। एडियाबैटिक प्रोसेस का देखो नोट्स एक बार, क्या उसमें इस पर टीवी का कुछ फॉर्मूला लिखा है? गामा माइनस 1 लिखा गया होगा, लिखा है एडियाबैटिक प्रोसेस में लिखा होगा।
कांस्टेंट होता है ना, तो दोनों केस में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसी तरह से स्टेप 4 इन एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये आपका एक्सपेंशन का हो जाएगा, कंप्रेशन में हो जाएगा आपका T1 V1 गामा माइनस 1, T2 V4 गामा माइनस 1 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे रेशियो को इस वाले फॉर्मूले में। अब इसको अगर हम डिवाइड करके भी लाग रखते हैं, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 1/2, बोला डिवाइड 1/2, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। अब यहाँ क्या क्या कट सकता है, n से n कट सकता है, r से r कट सकता है ना, T2/T1 रहेगा हमारे पास, और ये कट जाएगा यहाँ पे अगर हम चेंज करें तो V3/V4 की जगह पर, इस V3/V4 की जगह पर V2/V1 लिख सकता हूँ मैं, उसको बनाया हमने वहाँ से एडियाबैटिक प्रोसेस से, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या मिला हमें, फाइनल जो फॉर्मूला मिला 1 माइनस T2/T1 मिला, किसमें, कर्नाट इंजन में। ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिला। थ्योरम कहाँ दिया है, कर्नाट थ्योरम टॉपिक 28, हाँ थ्योरम, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। उसके लिए 1.5 क्लास 1 घंटे में हो गया है तो न्यूमेरिकल करेंगे अभी, हीट इंजन और हीट पंप भी करेंगे। कर्नाट थ्योरम, चलो 12.28 पढ़ते हैं इसको, क्या कहता है ये, यही है, लॉस ऑफ हीट नहीं होगा, उसी बात को थोड़ा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। कर्नाट थ्योरम यही कहता है कि एफिशिएंसी 100% है, नो लॉस ऑफ हीट, बट इसको समझाते हैं, इसको समझाने के लिए जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इसमें समझाया जाएगा। It is stated that no engine working between two given temperature can have a efficiency greater than that of Carnot engine working between same two temperature. The efficiency of Carnot engine is independent of nature of working substance. Figure 12.22, इसमें आपको सोर्स एट T1 दिया है, सोर्स एट T2, और यहाँ से Q1 हीट आएगा, वर्क डन में कन्वर्ट होगा Q2, उसके बाद ये रिवर्स प्रोसेस जा रहा है साइक्लिक, देखते हैं क्या है ये। As shown in figure 12.22, consider two engine and reversible engine I and reversible engine, irreversible engine I and reversible engine R. I जो है वो irreversible engine है, मतलब वापस प्रोसेस हीट नहीं जाएगी, और R जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस शो करेगी, हीट का एक्सचेंज हो सकता है वापस। The two engine are so coupled that I run forward, it drive R backward, so R work as a refrigerator driven by I. The engine I absorb the heat Q1 from the source, perform work W and release लिखा है, reject लिखा है इसमें, reject heat Q2 बचा हुआ है to the sink. Efficiency आपकी आएगी Q1 minus Q2 upon Q1. The engine R absorb Q2 heat, Q2 dash heat, dash है ना, Q2 dash heat from the sink, work W on it and reject heat Q1 dash to the source. तो इफिशियंसी आएगी आपकी आर इंजन की, वो आएगी Q1 डैश माइनस Q2 डैश अपॉन Q1 डैश। सपोज द इंजन I इज मोर एफिशिएंट देन इंजन R, देन एफिशिएंसी ऑफ I इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ 2। यहाँ से फिर W अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन W अपॉन Q1 डैश, देयरफॉर Q1, अच्छा अब ये जो डैश वाला है ये सिंक से हीट एब्जॉर्ब किया गया है, तो कह रहे हैं जो सिंक से हीट मिला है वो ज़्यादा है, has the original heat produced by source। यहाँ जो डिफरेंस है Q1 माइनस Q1 डैश इज पॉजिटिव, जबकि ऐसा कभी नहीं आता, लॉस हो रहा है तो कुछ ना कुछ कम ही होगा, कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। वास्तविकता में मान लो यहाँ से 100 कैलोरी हीट जा रही है उसमें से, किससे, सोर्स से, तो वापस घूम फिर के 100 कैलोरी से ज़्यादा थोड़ी ना आएगी, कम होनी चाहिए, 80 कैलोरी होनी चाहिए, 40 कैलोरी होनी चाहिए, कुछ तो लॉस हो जाएगा। बट ये कह रहे हैं कि जो सिंक से हीट एब्जॉर्ब किया गया वो ज़्यादा है, यानी तुमने 100 दिया था और इन्होंने 102 बना दिया उसको, या 200 बना दिया, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, बट ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं मैथमेटिकली। ओके, सो नेट हीट गेन बाय द सोर्स पर साइकिल इज Q1 डैश माइनस Q1, द सिंक गेन a heat that is Q1 minus W from the I and loss Q2 dash to the R. The net heat loss by the sink per cycle is
Q2 डैश माइनस Q1 माइनस W, इसको सॉल्व किया गया तो यह आया Q1 माइनस Q2। तो जितना हीट लॉस हो रहा है उतने ही हीट यूज कर रहे हैं किसमें, टू कंप्लीट द सेकंड सोर्स साइकिल, जो भी जो सेकंड साइकिल है दैट इज सिंक से लेके सोर्स तक ले जाने में जो है, ठीक है। तो ये कुछ है, अब पढ़ के ख़त्म करो इसको, लिखने के लिए रट लेना कैसे लिखते हैं इसको, पढ़ो ख़त्म करो इसको, नीचे वाला पैराग्राफ कुछ है नहीं, इसको रटना ही पड़ेगा तुम्हें। अभी तो 2 डिवाइस है केवल, 12th में है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, न्यूट्रनस्कोप, 3 ऑप्टिक्स में है। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर, उसके बाद है आपका ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इतना ही है मतलब 12th में इतने इंस्ट्रूमेंट, और एक इंस्ट्रूमेंट आता है 5 नंबर का बोर्ड में। इसमें 2 है ना, वहाँ 5-6 इंस्ट्रूमेंट है। आज इंस्ट्रूमेंट मेरे को पढ़ाना था 12th वालों को। हाँ नहीं, अब कोई नहीं, आज इंस्ट्रूमेंट की क्लास थी लेकिन टाइम ही नहीं मेरे पास कि क्लास रखे हम। अरे पढ़ना तो पड़ेगा। अब आ जाओ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप नेक्स्ट। अच्छा, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या है, एप्लीकेशन है। सेकंड लास्ट स्कूल, इसको भी पढ़ लेते हैं ना, तो एक ही पैराग्राफ तो है, पढ़ डालो तुम लोग, आ जाएगा तुम्हें। इसमें एफिशिएंसी की कुछ फॉर्मूला बनना चाहिए इसमें भी। बीटा क्या है, बीटा है आपका एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है इसमें भी। क्यों बस उल्टा है, वहाँ पे वर्क डन अपॉन था ना, वर्क डन अपॉन इनपुट हीट था, और इसमें बीटा है आपके पास इट इज क्या है बीटा, हाँ लेकिन इसका नाम वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो मिलता जुलता है एफिशिएंसी जैसा ही है, बट इसका 1 अपॉन इनवर्स है एफिशिएंसी का ये। तो रेफ्रिजरेटर इज अ Carnot इंजन वर्किंग in a reverse direction. In a refrigerator, the working substance absorb amount of heat Q2 from the cold reservoir at temperature T2. तो इसका डायग्राम है 12.23, में आपका जो एरो है देखो, कोल्ड रिजर्वायर से हीट जा रहा है और रेफ्रिजरेटर में वर्क W हुआ, और फिर हीट रिजर्वायर में Q1 आ रहा है जो कि Q2 प्लस वर्क डन के बराबर है, Q2 प्लस वर्क डन के बराबर, यानी वर्क डन भी इन द फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट स्टोर हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। वो जो स्टोर हो रहा है वो हॉट रिजर्वायर में हो रहा है। तो हीटर जो हमारे घर में होता है AC, अरे क्या कहते हैं उसको, रेफ्रिजरेटर, तो उसका बैक पैनल जो होता है वो गर्म होता है ना, जाके देखना, अभी तक समझ नहीं आ रहा था, वो यही वजह है प्रिंसिपल, क्योंकि वो हीट फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वर्क डन भी देख लेते हैं पूरा। In refrigerator, the working substance absorb an amount of heat Q2 from the cold reservoir at temperature T2. An amount of work W is done on it by some external agency, a compressor pump driven by electric motor. तो होता है ना हीट, उसमें विंडो AC में भी कंप्रेसर होता है ना, और फ्रिज में भी कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर का क्या काम है, an amount of work W is done on by the some external agency, तो वर्क डन W जो होगा वो एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू होगा, वो एक कंप्रेसर पंप करता है, एंड रिजेक्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट Q1 टू द सोर्स ऑफ टेम्परेचर T1 हैज शोन इन फिगर 12.23. इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, फूड एंड आइसक्रीम constituent the cold reservoir and the surrounding act as a hot reservoir. Work is done by electric motor and फ्रियॉन क्या होता है वैसे, वो गैस है, गैस है, फ्रियॉन गैस भरा जाता है, इज यूज एज अ वर्किंग सब्सटेंस, CCl2F2, क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है, तो कार्बन का कंपाउंड है, हाँ क्लोरो कुछ होगा क्योंकि चारों 2 क्लोरीन, चारों बॉन्ड में कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो 2 क्लोरीन लग गए और 2 फ्लोरीन लग गए, तो ये जो है एज अ कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये आपका सोर्स एलिमेंट हो गया। द वर्किंग सब्सटेंस कैरिड आउट थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, 4 स्टेप्स में है। पहला स्टेप्स, द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, एंड दिस कूल इट एंड कन्वर्ट इनटू वेपर लिक्विड। Second, the cold fluid is allowed to absorb heat Q2 isothermally from the cold reservoir, and this converts the mixture into vapor. Then the vapor is adiabatically compressed till it heat up to the temperature of surrounding. Finally, the vapor is compressed isothermally in contact with the surrounding, and the vapor release heat Q1 जो किसके बराबर होगा, Q2 जो कोल्ड रिजर्वायर से लिया गया प्लस W जो कि आपका मोटर काम करेगा, कंप्रेसर, दोनों को ऐड करके जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो Q1 हुआ। वो कहाँ स्टोर होगा, वो होगा हॉट रिजर्वायर और किसमें,
सोर्स में, वेयर W इज द वर्क डन ऑन द गैस पर साइकिल। अगला छोटा सा मैथमेटिकल देख लो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, ये है Q2 अपॉन डब्लू, Q2 अपॉन डब्लू। Q2 है आपका कोल्ड रिजर्वायर से लिया गया हीट, और W आपका वर्क डन जो किया जाएगा मोटर के थ्रू, जो भी कंप्रेसर के थ्रू। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन, हीट रिलीज टू द हॉट रिजर्वायर Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, दैट इज W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो बीटा इज इक्वल टू जगह Q2 अपॉन W दैट इज Q1 माइनस Q2। अब इसको क्या किया, 1 अपॉन, इसको ताकि टेम्परेचर के फॉर्म में लिखा जाए तो डिवाइड कर दिया गया 1 अपॉन, Q2 से डिवाइड कर दिया गया न्यूमेटर और डिनोमीटर में, तो ये 1 अपॉन T1 माइनस T2 माइनस 1 आ गया। तो बीटा का फॉर्मूला आ गया T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये फॉर्मूले याद रख लेना क्योंकि फॉर्मूले में न्यूमेरिकल है इसके आगे। और कुछ छूटा है इसमें? KTG बचा है, आज नहीं चालू करूँगा, आज इसके न्यूमेरिकल करते हैं ना। ये टॉपिक हम लोग रह गया था, कर लेते हैं इसको भी, दैट इज 12.18, रिलेशन बिटवीन PV T है ना, T है ना, अजीब सा ही पे है, इसमें लिखा हुआ ही नहीं, कुछ मिट गया। P and V। ऊपर क्या लिखा है? नहीं, PV एंड T टेम्परेचर है ना, हाँ। प्रेशर एंड, ठीक है। तो पहला एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्या कर रहे हो भैया, कौन सा शेयर मार्केट में उछाल हो रहा है कि नहीं देखोगे 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा? हो सकता है ना, कोई कंपनी की मीटिंग चल रही होगा, तुमने नहीं देखा तो कहीं कंपनी डूबने जाए, क्रैश हो गई है, प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन P एंड V, प्लीज़ पढ़ो, ये आप लोग का ही पार्ट है, पढ़ना ही है इसको, पढ़ो और देख के नोटबुक में वो करो, नोट डाउन करो सब कैसे कैसे हुआ है। डेरिवेटिव DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, DQ है CV इंटू DT, पूरा लिखो, एक एक स्टेप्स पूरा, ये पूरा खत्म करो लिख के। कॉफ़ी है इसमें, पानी है, ओए भगवान, ग्रीन टी बड़ी कड़वी लगती है, ज़्यादा कड़वी नहीं होती। मैं तो कभी पी नहीं पाता हूँ। एक बार जो से मोटिवेट होके मैंने एक पूरा डब्बा मंगाया ग्रीन टी का, लिप्टन का, फिर लिप्टन ही हो गया, फिर लिप्टन ही हो गया। एक पाउच पिया, उसके बाद टाटा फेंक ही दिया मैंने। अब तो बड़े महंगे महंगे भी आते हैं, अमीर अमीर वाले थोड़े से, 2-4 पता नहीं कौन कौन से आते हैं। बहुत सारे हैं, अच्छे भी होते हैं। देखो चाय एक ही अच्छी लगती है मेरे को। क्या मीठी पी के देखो अभी। एग्जैक्ट 30 दिन बचा है महारानी आपके पास, ओनली 30 डेज। उसमें अभी स्कूल खुलेगा आपका, कल परसों से बोल रहे कैसे मैनेज करोगी? मैं अकेली थोड़ी करूँगी। नहीं, तुम्हारी लड़ाई तो तुमसे ही है ना। अभी तुम्हारे यहाँ वेटेज डिवाइड नहीं किया गया, तो मैं जो इसके स्कूल में है वेटेज पुष्कर का, उसी हिसाब से मैं रिवीजन कराता हूँ इसके वेटेज के अनुसार। तो लगभग 20 क्लास के आसपास मुझे लगेगा रिवीजन कराने में, जो मैंने आज बैठ के बनाया शेड्यूल। आज सुबह 9 बजे क्लास चल रही है मेरी, लगातार बैक टू बैक। बीच में ब्रेक मिला था मेरे को, उसके लिए ब्रेक मिला है मेरे को, घर गया था मैं। लेकिन अब जिन बच्चों का क्लास नहीं लिया वो गुस्सा हो गए, सर आपने क्लास नहीं ली। उनको कैसे बताऊं कि भाई समय भी तो होना चाहिए, 24 घंटे को 48 घंटे में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। मेरे को क्या देखना था, हाँ वेटेज देखना था। तो डेरिवेटिव कर दिया सबका, du is equal to CV डेल्टा डी। हाँ। तो थर्मोडायनामिक्स जो है वो 7 नंबर का है, ठीक है, अभी हम यही लेके चलते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी 7 मार्क्स का है, फ्लूइड 10 मार्क्स का है, KTG 3 नंबर का, और वेव एंड ऑसिलेशन 12 मार्क्स का है। तो अभी जो रिवीजन स्टार्ट होगा, मतलब कल से, मतलब नेक्स्ट क्लास से रिवीजन चालू होगा। KTG में नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। क्या ज़रूरत है पढ़ने की, उसकी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, पेपर पढ़ लेंगे 2 दिन में, उसको क्या दिक्कत है, कभी भी पढ़ लेंगे। तो वेव एंड ऑसिलेशन हम लोग रिवाइज करेंगे। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, थ्योरी आप पढ़ के आओगे, थ्योरी का बस मैं फॉर्मूला लिखना है एक पेज पे सारा, और उसके न्यूमेरिकल करेंगे बस। 12 नंबर का ये कर लेंगे। उसके बाद फ्लूइड 10 नंबर का है, तो हम लोग फ्लूइड का सेकंड टॉपिक, सेकंड कराया भी नहीं है स्कूल में, आ जाएगा, इतना हो जाएगा तब तक। स्कूल करा देंगे, दे हैव अ सफिशिएंट टाइम।
स्कूल करा दे, है KTG वो सब करा, तुम देखना करा देंगे, मेरे स्कूल देखना। में 4 चैप्टर बचे हैं। सॉलिड में काट दिया। सॉलिड तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काटने दो। सॉलिड में है भी क्या, क्यों काट दिया उसको, चैप्टर नहीं कुछ है वो, फ्लूइड काट देते हैं। उसके बाद सुनो, हम मैं अगर फ्लूइड नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे, जो दो चीज़ हमें आता है, दैट इज़ लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी, वो दोनों हम कर सकते हैं एट द इन प्लेस ऑफ फ्लूइड, है ना, 10 नंबर हो जाएगा। फिर ग्रेविटेशन कर लेंगे, ये ऑर्डर रखेंगे हम लोग। लेकिन जो सेल्फ स्टडी का तुमको टाइम दिया है, मतलब स्लॉट जो दिया, जो पैटर्न बनाया, वो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है, वो आपका है, मेरा अलग होगा। मैं अपना पढ़ाऊंगा, तुम्हारा सेल्फ स्टडी होगा, टेस्ट का जो शेड्यूल दे उस हिसाब से तुम पढ़ोगे। दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर। ऐसा नहीं कुछ होता है बाद बेटा। में बीच में छोड़ना पड़ेगा, फिर बाकी पहले वाले भूल जाओगे। तुम क्या पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो बताओ। तुम वर्क का टेस्ट दो, कब लोगे? डेज तो वही 8 रहेगा। तारीख को। हाँ, डेज वही रहेगा, तुम वर्क का टेस्ट दो। ठीक है। तुम किसका टेस्ट दोगे, Wave. तुम वेब का टेस्ट दोगे। तुम सब लोग मेरे को मैसेज करो कि कौन लोग क्या पढ़ रहे हो। टेस्ट 8 को ही होगा, तो फिर बैठ कर पेपर बनाओ छोटा छोटा, मैं 5-10 क्वेश्चन का, बड़ा हाँ, छोटे छोटे। 10-10 क्वेश्चन का बना देंगे। बाकी जो लोग मेरे शेड्यूल से तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें। तो मेरे हिसाब से 2D का टेस्ट है 8 को, तो जो लोग 2D पढ़ रहे हैं वो पढ़े। अगर किसी को लगता नहीं हम वेब पढ़ रहे हैं तो वो वेब पढ़े, किसी को लग रहा हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्क पढ़ रहे हैं, तो वो वर्क पढ़े, ठीक है। क्योंकि वो चलेगा, सेल्फ स्टडी तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब 10th वाला मॉडल नहीं फॉलो हो पाएगा 11th में किसी भी हाल में, यहाँ पूरा ही अलग है मॉडल। ये क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में जितने ये छोटे छोटे तुम्हें दिख रहे हैं, फॉर्मुलेट का डेरिवेशन, ये सब पूछा जाएगा पेपर में। न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट ये जो भी अभी हम जैसे डेवलप कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन पी एंड वी इन एडियाबैटिक रिलेशन, रिलेशन बिटवीन पी एंड टी एडियाबैटिक रिलेशन, इन ये सब पूछा जाएगा आपसे। हाँ बोलो ना। चैप्टर में से एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट मार्क करा दो। एनसीईआरटी में फिल्टर करने लायक नहीं है, एनसीईआरटी सब करो। बोलो क्यों, इतने क्वेश्चन ही नहीं है, है नहीं है इतने, 10-15 क्वेश्चन ही हर एनसीईआरटी में। 22 चलो 22 क्वेश्चन है, तो 22 में क्या फिल्टर कर दूँ मैं, सब करो। फिल्टर करते हैं 200 में से, पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस आने हैं। तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, ठीक है। न्यूमेरिकल का वेटेज कम ही रहेगा। वही तो बोल रहा हूँ, पेपर में न्यूमेरिकल सिर्फ 5 क्वेश्चंस आने हैं, 10 नंबर। आप पहला डेरिवेशन पक्का करो, दूसरा फार्मूला पक्का करो, दो चीज़ तो पहले चेकलिस्ट में क्लियर करो। कोई भी डेरिवेशन हो आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। दो काम करो चेकलिस्ट में। फिफ्टी % पेपर एनसीईआरटी से बनेगा, उसके जो एक्सरसाइज है, उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और 50% क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बनेगा। वो 50% क्वेश्चन जो होगा वो आपके एसएलओरा से बनेगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, हाँ तुम्हारा भी होगा। 100% एनसीईआरटी से नहीं बना सकते हैं वो, बोलने दो। 80 भी नहीं बनाएंगे, 50 ही बनाएंगे। अब तक तो ठीक है। मिड टर्म में तो कुछ एसएलओरा में भी टॉपिक है ना, वो सारे एसएलओरा में कवर हो जाती है सारी एनसीईआरटी, देखा जाए तो। वो आर डी शर्मा जैसे कवर हो जाती है, अगर आर डी शर्मा लगा तो मैथ कवर हो जाती है ना, मैथ की एनसीईआरटी भी कवर हो जाती है एग्जाम पर, उसी तरह से एसएलओरा में भी सारा चीज़ कवर हो जाता है। और आप लोग के लिए बुक ऑर्डर की जा रही है, फिजिक्स की सैम्पल पेपर ऑर्डर हो रहा है, विकास सर आज रात तक कर देंगे। 11th का मैथ्स का भी हो रहा है, तो उसको आपको दिया जाएगा, सबको इंडिविजुअली दिया जाएगा एक एक, और उसको उस पर लिखा जाएगा इस डेट को ये वाला नंबर करके आना है, तो घर से आप करके आओगे, उसमें जो डाउट होगा यहाँ डिस्कस होगा, ठीक है। तो वो आज हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है ना। मैथ्स का भी हो रहा है, सिमिलरली 12th में भी हो रहा है। 12th में नाइट क्लास के लिए वोटिंग कराया मैंने, 3 लोगों ने वोट किया, 2 यस 1 नो आया है। टोटल है ही 5, मतलब 6 हैं, बट 5 का ही कंसर्न चाहिए हमें मैथ्स के लिए। फिजिक्स का नहीं लेना इतनी क्लासेस, फिजिक्स का सिलेबस ठीक है, बच्चे ठीक है, जितना आना अभी जो नंबर आ गया है यही आएगा फाइनल तक, इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ये 46 नंबर दिया है मैंने, ये इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको।
70 में से, तो वो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतना ही आएगा आर्या। और ये थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है, 51 है तो इसके हो सकते हैं 61 तक हो सकते हैं चैतन्य के। इसमें तो 49 है ना चैतन्य। ये अलग है, ये मैथ्स का है, मैंने लिया था पहले कभी डिटरमिनेंट चैप्टर का। 10th में भी सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपको लगता था मैथ्स, वो 11 में सिर्फ मैथ्स हो रही है। हाँ, मैं मैथ्स को टाइम नहीं दे पा रही, मैथ्स नहीं हो रही तो सिर्फ मैथ्स अभी तुम लोग को तो 30 दिन का सबसे प्रॉब्लम है, तुम्हें टाइम मेंटेन करना। क्लास में ही हो रही है, मैथ्स तो घर पे नहीं। हाँ, सर ने कहा है कि हम सारा मैथ्स का प्रैक्टिस क्लास में कराएंगे, घर पे नहीं कर पाएंगे बच्चे, तो क्लास में ही हो रहा है, डेली मैथ्स की क्लास लगेगी। आप पूरे चैप्टर दे दिए पूरे करने के लिए, हाँ। एनसीईआरटी फिर कह रहे घर पे रहेंगे। उसका फिट आउट ले लेंगे। डेली क्लास होगी मैथ की, टिल हाँ, हो रही है। डेली होगी, 300 दिन होगी क्लासेस मैथ की, तो रोज़ आना है तुम लोग को मैथ्स के लिए पढ़ने। तो ये रिलेशन थोड़ा याद रख लेना, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका पीवी रिलेशन होता है, पीवी पी वी पे पावर गामा इज इक्वल टू के, वेयर के इज अनदर कांस्टेंट। एडियाबैटिक रिलेशन पी एंड टी इज पी पे पावर -1 माइनस गामा टी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये अगर बीच का डेरिवेशन नहीं भी याद है तो फॉर ये कंक्लूजन याद रहना चाहिए किसी के लिए, ताकि न्यूमेरिकल में अगर कहीं पूछे या कहीं भी पूछ दे तो आपको लिखने में हेल्प हो। दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसमें है, अभी हमने यूज़ किया था, यही वाला यूज़ किया था, टी वी पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसमें, यहीं से शुरू करते हैं। टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 17, जिसके नीचे वर्क डन, ये सब आप कर सकते हो क्योंकि फॉर्मूले यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले। Example number 70 मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वहाँ से मैच करिएगा। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ सर्टेन डीजल इंजन इज 15। मिला मिला। हाँ तो स्टार्ट करो लगाना सारा। पेज नंबर है 18 है, क्योंकि एडिशन वाइज चेंज हो सकता है, ये वाला ऐसा एडिशन जो भी ऐसा लग रहा है। रिकॉर्डिंग बंद कर दे जाए, हो गया बंद कर देना।